नमस्ते नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम बढ़िया हैं, एकदम मस्त ज़बरदस्त और एकदम बेहतरीन है। तो सभी प्यारे बच्चों का मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। जल्दी से सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाएं और फिर हम लोग कर रहे हैं क्लास को शुरू। लिजर्ड आ गई बच्चों मेरे पास। चलिए तो जल्दी से आ जाएंगे सभी बच्चे और क्लास को हम लोग कर रहे हैं शुरू। जल्दी से बताएं, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कोई समस्या, कोई परेशानी? आवाज सभी को आ रही है? तो आवाज सभी प्यारे साथियों तक हमारी पहुंच रही है, ठीक है। तो आ जाओ जल्दी से, क्लास को कर लिया जाए भाई शुरू। तो आप लोगों की आज लास्ट क्लास है बायोलॉजी की, इसके बाद आपका सिलेबस ओवर हो चुका है, ठीक है। एक टॉपिक जो आंख वाला बचा हुआ है उसको मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड डलवा दूंगी, या फिर वो आपको रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर नहीं यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा। तो वहां से उस टॉपिक को आप लोग कवर कर सकते हो। बाकी अब प्रैक्टिस सेट मैं आपके शुरू करूंगी कुछ ही दिनों में, तो वहां पर पूरा प्रैक्टिस सेट मैं आंख वाले टॉपिक से आपके साथ लेकर आऊंगी। तो उसमें पूरी आंख को मैं वहां क्लासिफाई कर दूंगी। तो आंख में ऐसा पढ़ाने वाला कुछ नहीं है, एक दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो पूरी क्लास लेने की उसकी आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो भाई आ जाओ, अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की, एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम की आज हम करेंगे बात, यानी कि उत्सर्जन तंत्र। प्यारे साथियों, जो उत्सर्जन तंत्र होता है इसके बारे में आपको जब भी पूछेगा पेपर में तो आप लोग बताकर चलोगे कि उत्सर्जन तंत्र एक ऐसा तंत्र है हमारे शरीर का जिसमें हमारी किडनियां आती हैं बेटा, जिसमें हमारी किडनियां काम करती हैं, ठीक है। उधर इधर बेटा बारिश का मौसम है, सुबह से बत्ती भी गुल है और बस वही है, बारिश वाला खिचपिच खिचपिच सी हो रखी है। तो उमस है, गर्मी है बहुत ज़्यादा अंदर, और बाहर तो फिर भी थोड़ा सा सही है मौसम। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, उत्सर्जन तंत्र की बात कर रहे हैं, तो उत्सर्जन तंत्र में पढ़ोगे गुर्दों के बारे में। तो आइए भाई सबसे पहले बात करते हैं गुर्दों के बारे में। तो गुर्दे जो होते हैं, हमारी जो किडनी होती हैं, इनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हमारी किडनी जो होती हैं इनके अध्ययन को कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। तो गुर्दे जो होते हैं, गुर्दों की स्टडी क्या कहलाती है? आप बताते हैं कि गुर्दों के अध्ययन को कहा जाता है नेफ्रोलॉजी, ठीक है। तो नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन होता है? गुर्दों का। तो गुर्दों के अध्ययन को कहा जाता है नेफ्रोलॉजी, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि गुर्दे जो होते हैं जब इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं उसको नेफ्रोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। हमारे जो गुर्दे होते हैं इनका रंग कैसा होता है? हमारे गुर्दों का कलर कैसा होता है? तो हमारे गुर्दों का जो कलर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन, ठीक है। आ जाओ भाई, अब आवाज आ रही है सभी को, है ना? मुर्गी के अंदर आंतरिक निषेचन होता है बेटा, आंतरिक निषेचन, ठीक है। अब नहीं रुकेगी वीडियो, आ जाओ। तो प्यारे साथियों, जो हमारी किडनी होती है इनका रंग होता है लाल भूरा, जैसे जंग का कलर होता है ऐसी होती है हमारी किडनियां। और हमारी किडनियां जो होती हैं इनका वजन कितना होता है? हमारे जो गुर्दे होते हैं इनका वजन कितना होता है? तो हमारे गुर्दों के अगर वजन की हम लोग बात करते हैं, हमारे जो गुर्दे हैं इनमें जो आप लोगों से पूछे कि इनका वेट कितना होता है, तो लगभग 130 से 150 ग्राम के आसपास हमारे गुर्दे होते हैं। तो 130 से 150 ग्राम के आसपास हमारे गुर्दों का होता है वजन। हमारे पास गुर्दों की संख्या कितनी होती है? तो ये सभी जानते हैं कि हमारे पास जो गुर्दे होते हैं ये संख्या में 2 होते हैं।
यानी कि एक जोड़ी होते हैं गुर्दे हमारे पास, 1 पेयर। और 1 पेयर यानी कि आपको पता है कि जोड़ा बनता है 2 चीजों को मिलाकर। तो हमारे पास जो गुर्दों की संख्या होती है ये 2 होती है, यानी गुर्दे हमारे पास संख्या में 2 होते हैं। तो गुर्दों की बात चल रही है, गुर्दों के अध्ययन को कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। बेटा नर्वस सिस्टम मैंने आपको पहले ही डलवा दिया है और मैंने पहले ही बता दिया था, आपने एप्लीकेशन को शायद चेक नहीं करा है, उसके अंदर आपकी ऑलरेडी नर्वस सिस्टम की क्लास होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आओ बात करते हैं अब हम लोग कि हमारे जो गुर्दे होते हैं ये, इनके अध्ययन को कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। और गुर्दों का जो रंग होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। गुर्दों का वजन लगभग 130 से 150 ग्राम होता है और इनकी संख्या होती है एक जोड़ी, यानी 1 पेयर होते हैं गुर्दे हमारे अंदर। अब गुर्दों की अगर हम आगे बात करते हैं तो गुर्दे जो हैं किस प्रक्रिया पर काम करते हैं, तो गुर्दे परानिस्पंदन की प्रक्रिया पर काम करते हैं। परानिस्पंदन ये भी पूछा जाता है, परानिस्पंदन की क्रिया पर काम करते हैं। ठीक है, तो हमारे जो गुर्दे होते हैं ये किस क्रिया पर कार्य करते हैं, तो परानिस्पंदन की क्रिया पर कार्य करते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो आपके जो गुर्दे हैं इनका काम होता है आपके खून को फिल्टर करना। तो हमारे गुर्दे परानिस्पंदन की क्रिया पर कार्य करते हैं बेटा। ठीक है, समझ में आई बात। तो लिख सकते हो लंग्स वर्क ऑन, ये किडनीज वर्क ऑन। तो जो हमारी किडनी होती है, किडनीज वर्क ऑन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पर काम करती हैं हमारी जो गुर्दे होते हैं, जो किडनी होती हैं। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पर हमारी किडनियां जो होती हैं ये काम करती हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पेपर में पूछा जाता है। अब आ जाओ बात करते हैं कि मैम जो किडनियां हैं हम लोगों की, जो गुर्दे होते हैं, इनकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, यानी गुर्दों के अंदर कौन है जो सारा कार्यभार संभाले हुए है, गुर्दों की कौन सी संरचना है जो सारा कार्यभार संभाले हुए है। तो आप लोग बताएंगे कि गुर्दों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, गुर्दों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई किसको कहा जाता है, तो गुर्दों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन को कहते हैं बेटा। किसको कहते हैं, नेफ्रॉन्स को कहा जाता है। नेफ्रॉन्स को आप हिंदी में व्रकाणु भी बोलते हो, तो कई बार नेफ्रॉन ही लिखा जाता है और कई बार ये भी आ जाता है व्रकाणु भी लिखा हुआ। तो जो गुर्दे हैं, गुर्दों की संरचना वह क्रियात्मक इकाई जो होती है वो कौन सी होती है, आप बताओगे व्रकाणु, या इन्हीं को नेफ्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, संरचनात्मक, तो ये भी आपको पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि गुर्दों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, यानी हमारे गुर्दे किसके द्वारा काम करते हैं, तो गुर्दों में जो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं ना वो यही है नेफ्रॉन। तो आपके किडनी की जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, किडनीज फंक्शनल, पहले स्ट्रक्चर लिख लो, किडनीज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होती हैं वो होती हैं आप लोगों के नेफ्रॉन। तो किडनी की जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन्स होती हैं। अब मैम हमारे शरीर में नेफ्रॉन्स कितने हैं, हमारी किडनी में नेफ्रॉन्स कितने हैं, तो आपकी किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, लगभग ऐसा मानकर चलो कि 1 मिलियन के आसपास नेफ्रॉन आपकी किडनी में देखने को मिलते हैं। तो 10 लाख के आसपास नेफ्रॉन पाए जाते हैं आपकी एक किडनी के अंदर। तो इतने सारे नेफ्रॉन हैं। मैम ये नेफ्रॉन होते क्या हैं, तो प्यारे साथियों ये नेफ्रॉन एक तरीके की संरचना है, यही संरचना आपकी किडनी के अंदर होती है और इसी संरचना से होता है आपके खून का शुद्धिकरण। तो कभी भी आपको पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि गुर्दे जो होते हैं इनका कार्य क्या होता है, गुर्दों का कार्य क्या होता है, तो गुर्दे जो होते हैं इनके फंक्शन की बात करें, तो गुर्दों के कार्य की बात करें तो गुर्दे रुधिर का शुद्धिकरण करते हैं। तो इनका काम होता है रुधिर का शुद्धिकरण करना। तो जो हमारे गुर्दे हैं ये रुधिर का शुद्धिकरण करते हैं भाई। तो रुधिर का शुद्धिकरण करते हैं जो गुर्दे होते हैं। समझ में आ गई बात। तो रुधिर का शुद्धिकरण करना, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड,
हमारी किडनी का काम क्या होता है? प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, हमारे खून को शुद्ध करते हैं जो किडनियां होती हैं, जो हमारे गुर्दे होते हैं। और हमारे पास 2 किडनी है, तो हम 1 किडनी पर भी जिंदा रह सकते हैं। 1 किडनी अगर हम किसी को डोनेट कर देते हैं तो 1 किडनी पर भी हमारा शरीर कार्य कर सकता है। ठीक है, तो रुधिर का शुद्धिकरण करते हैं हमारे जो गुर्दे हैं। आ जाओ, अब बात करते हैं मैम नेफ्रॉन की। क्वेश्चन जो बनेगा वो यहाँ से बनेगा कि गुर्दों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, ये जो नेफ्रॉन होते हैं ना, ये नेफ्रॉन क्या क्या करते हैं बेटा, अब आपको पूछेगा पेपर में। ठीक है, हाँ किडनी की इमेज भी दिखाएंगे, रुको जरा, सब्र करो। ठीक है, तो ये है किडनी की आपकी फोटो। ऐसी होती हैं भाई किडनियां। आपके पास 2 किडनियां हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से 2 किडनियां होती हैं। तो ये वाली आप लोगों की राइट किडनी हो जाती है और वो वाली आप लोगों की लेफ्ट किडनी हो जाती है। तो लेफ्ट और राइट किडनियां होती हैं हम लोगों के पास। ठीक है, तो ये लेफ्ट हो गई, ये हो गई राइट। अब अगर किडनी की बात करते हैं तो हमारी किडनी के अंदर कुछ संरचनाएं देखने को मिलती हैं। जैसे आपको दिख रहा है कि आपकी जो किडनी है, ये जो आपकी किडनी है बेटा, ये जो आप लोगों की किडनी है, ये इसका इंटरनल व्यू है, ये बाहर से दिखाई हुई है। सेम का बीज होता है ना, जैसा ऐसी होती है, सेम के बीज के समान संरचना होती है इसकी। दिख रहा है ना, जैसे सेम का बीज होता है, सीड जैसे सेम का बीज होता है, सेम होती है एक फली, उसके अंदर से एक ऐसा बीज निकलता है। तो इस सेम के बीज के समान संरचना होती है जो किडनी है हमारी। तो बीज के जैसी आकृति है किडनी की। तो किडनी की अगर देखोगे तो किडनी के अंदर ये जो आपको संरचनाएं दिख रही हैं, ये वाली, इनको आप लोग कैप्सूल कहते हो। ये होता है हमारी किडनी का कैप्सूल। तो ये जो तुम्हें किडनी के अंदर बहुत सी संरचनाएं दिख रही हैं, ये अंदर वाला जो एरिया दिख रहा है पूरा, ये होता है कैप्सूल। तो हमारी किडनी का जो अंदर वाला एरिया है, इसको हम कैप्सूल के नाम से जानते हैं, इसको हम कैप्सूल कहते हैं। तो किडनी का जो अंदर वाला एरिया है, आंतरिक भाग जो है हमारी किडनी का, इसको हम क्या कहते हैं? तो आंतरिक भाग होता है कैप्सूल। ठीक है, और आपकी किडनी का जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो देखो, ये वाला जो खोल दिख रहा था जिसको मैं ग्रीन कलर से बना रही हूं, ये तो हो जाता है कैप्सूल। ठीक है, ये तो हो जाता है कैप्सूल। और अंदर की तरफ जो मैं बना रही हूं आपको व्हाइट कलर से, ये संरचनाएं, ये वाला पार्ट होता है मेड्यूला, ये वाला पार्ट होता है मेड्यूला। तो इस वाले भाग को कहा जाता है मेड्यूला। तो ये भी आपको पूछेगा कि मेड्यूला कहाँ होता है। तो किडनी जिस बाह्य खोल में है, तो ये बाह्य खोल जो है ये है कैप्सूल। तो कैप्सूल होता है बाह्य खोल। हमारी किडनी एक खोल नुमा संरचना में है, इसी को कहते हैं आप लोग एक्सटर्नल पार्ट आपकी किडनी का। तो ये एक्सटर्नल पार्ट है कैप्सूल जो है, जबकि अंदर ये संरचनाएं दिख रही हैं, ये होती है मेड्यूला। तो मेड्यूला है आंतरिक भाग, ये पूछ सकता है पेपर में, मेड्यूला है आंतरिक भाग। ठीक है, इनर पार्ट। तो हमारी किडनी के अंदर के भाग को क्या कहते हैं? मेड्यूला। और बाहर जो हमारी किडनी कवर करे हुए है वो है एक कैप्सूल नुमा संरचना। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आपकी किडनी तक खून को ले जाने के लिए और खून को लाने के लिए 2 धमनी और शिराएं होती हैं। तो एक होती है रीनल आर्टरी और एक होती है रीनल वेन। ठीक है, तो चलो आओ मैं आपको अब समझाती हूँ। देखो, जब भी आप अपनी किडनी की बात करोगे, आपकी जो किडनी है वो ऐसे बीज के आकार की होती है, जैसे कोई बीज होता है। ठीक है, बीज नुमा संरचना होती है। अब आपकी किडनी के अंदर खून को लाने और ले जाने के लिए ऐसे 2 धमनी और एक शिरा निकलती है ऐसे। तो आपकी किडनी तक खून को लाने और ले जाने का काम कौन करती है? तो ये होती है रीनल धमनी, इसको कहते हैं रीनल आर्टरी। ठीक है, रीनल आर्टरी है ये, यानी रीनल धमनी इसको कहते हैं, रीनल धमनी। तो आपको क्वेश्चन में आता है पेपर में कि रीनल आर्टरी और रीनल धमनियां जो होती हैं ये किससे संबंधित होती हैं? तो आप लोग बताओगे कि रीनल आर्टरी और रीनल धमनियां हमारे गुर्दों से संबंधित है। ये क्या है जो ब्लू दिख रही है? इसको कहते हैं रीनल वेन, इसको कहते हैं रीनल वेन। ये होती है रीनल शिरा। ठीक है, ये होती है रीनल शिरा।
तो आपके गुर्दों के अंदर जो धमनी और शिरा खून को ले जाती हैं और खून को लाती हैं, उनको कहा जाता है रीनल आर्टरी और रीनल वेन। तो आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन आता है कि किडनी से संबंधित धमनी और शिराओं को क्या कहते हैं। तो जो भी धमनी और शिराएं किडनी से संबंधित हैं, उनके नाम के आगे आपको रीनल दिखेगा देखने को। कई बार जिनकी किडनियां फेल हो जाती हैं तो डॉक्टर कहता है कि इनका रीनल्स फेल हो गए हैं, रीनल फेल हो गया है, मतलब किडनी फेल हो गई है। तो किडनी से संबंधित शब्द होता है रीनल। तो किडनी से संबंधित धमनी और शिराओं को कहते हैं रीनल और आर्टरी। ठीक है, ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है मैम किडनी का साइज कितना होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो आपकी किडनियां हैं, इनकी पहले लोकेशन भी देख लो, आपको पूछ लेगा पेपर में कि किडनियों की लोकेशन क्या होती है। किडनियां जो होती हैं इनका स्थान क्या होता है, किडनियां कहाँ होती हैं। तो पेरिटोनियल कैविटी होती है हमारे अंदर, पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी। तो हमारी किडनी होती है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। इसको हम लोग उदर गुहा या एब्डोमेन होता है उदर गुहा, तो पेरिटोनियल ही लिख सकते हैं। पेरिटोनियल गुहा के अंदर, पेरिटोनियल गुहा में पाई जाती हैं किडनी जो होती हैं। ठीक है, तो किडनीज हमारी पेरिटोनियल गुहा के अंदर होती है। पेरिटोनियल गुहा होती है यहाँ, यहाँ। आप जब पीछे खड़े होंगे और ऐसे पीछे अपने हिप्स के ऊपर हाथ लगाओगे तो यही होती हैं तुम्हारी दो किडनियां यहाँ पर। तो ये पेरिटोनियल कैविटी है। ठीक है, तो इन्हीं के अंदर होती है आप लोगों की जो किडनियां होती है। चलो, अब मैंने आपको बताना है कि जो किडनियां होती हैं इनके अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है, तो बीज के आकार की संरचना होती है और ऐसा मानकर चलो कि ज़्यादा बड़ी नहीं होती, लगभग इतने आप लोगों की जो किडनियां हैं वो होती हैं। ठीक है, ऐसे साइज मान सकते हो, इतना ज़्यादा बड़ी नहीं है, इतना साइज आप मान सकते हो जो किडनियां होती हैं बेसिकली। तो अब आपने किडनी की स्ट्रक्चर भी देख ली है और किडनी के बारे में मैंने ये भी बता दिया कि किडनी के अंदर खून लाना और ले जाने का काम धमनी और शिरा जो करती है वो रीनल वेन और रीनल आर्टरी होती हैं। किडनी की लोकेशन भी आपने पढ़ ली। तो पेरिटोनियल कैविटी में होती हैं किडनियां। अब बात करते हैं नेफ्रॉन की। ठीक है, आ जाओ। तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे नेफ्रॉन। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे भाई नेफ्रॉन। ठीक है, तो किडनी की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई थी, व्रकाणु बोलते हैं जिसको, नेफ्रॉन के बारे में बात करते हैं। तो प्यारे बच्चे, जो नेफ्रॉन होते हैं इनको दो भागों में बांटा गया है। जब मैंने आपको बताया कि नेफ्रॉन है किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, यानी सारा काम किडनी में यही कर रहे हैं नेफ्रॉन। ये जो आपको किडनी का फोटो दिखा रही थी ना मैं, ये तो ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे स्ट्रक्चर ये नेफ्रॉन का ही है, सारा स्ट्रक्चर ये सब नेफ्रॉन ही है आपकी किडनी के अंदर। तो आपकी किडनी में छल्ली है, छन्नी, जालीनुमा संरचना जो आपके खून को फिल्टर कर रही है, तो ये सब नेफ्रॉन होती हैं। तो मैं तुम्हें नेफ्रॉन का, अगर आप देखोगे ना यहाँ पर एक इसके अंदर, तो एक नेफ्रॉन है इसके अंदर, एक यहाँ, ऐसे आपकी किडनी के अंदर 10 मिलियन मतलब 1 मिलियन नेफ्रॉन के आसपास, 10 लाख के आसपास यहाँ पे आपको मिल सकते हैं जो नेफ्रॉन होते हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं कि मैम जो नेफ्रॉन होता है ये कितने पार्ट में बटा है, तो नेफ्रॉन के दो भाग होते हैं भाई। तो नेफ्रॉन को दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक है, आप बताओगे, बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल। एक है बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, एक है बोमन कैप्सूल, इसको बोलते हैं बोमन का कैप्सूल। ठीक है, बोमन का संपुट बोल देते हैं इसको, बोमन का संपुट हिंदी में। ठीक है, और जो आपके नेफ्रॉन का जो दूसरा भाग होता है ये होती हैं रीनल ट्यूबुल्स, ये होती हैं रीनल ट्यूबुल्स। तो रीनल ट्यूबुल्स यानी कि रीनल नलिकाएं। ठीक है, रीनल नलिकाएं। तो नेफ्रॉन के दो भाग होते हैं बेटा। जो भी नेफ्रॉन आपकी किडनियों में पाए जाते हैं इनके दो भाग होते हैं, एक होता है बोमन का कैप्सूल और एक होता है रीनल ट्यूबुल यानी रीनल नलिकाएं। बोमन के कैप्सूल में छन्नी नुमा संरचना पाई जाती है। छन्नी नुमा संरचना, जैसे चाय छानने की छन्नी होती है ना, उसमें से चाय छन जाती है, वैसे ही नेफ्रॉन के अंदर जो बोमन कैप्सूल है इसमें छन्नी नुमा संरचना पाई जाती है। छन्नी नुमा संरचना पाई जाएगी। इस छन्नी नुमा संरचना को क्या कहते हैं, इनको कहा जाता है ग्लोमेरुलस फिल्टर। ठीक है, तो शीव यानी कि जो छन्नी नुमा संरचना है,
सीव्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये सीव्स लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं ये क्या करते हैं, इनको क्या कहा जाता है, पेपर में पूछा जाता है। तो इन छन्नी नुमा संरचनाओं को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस फिल्टर, इनको कहा जाता है ग्लोमेरुलस फिल्टर। तो हमारी जो किडनियां हैं इनमें पाए जाते हैं ग्लोमेरुलस फिल्टर, ठीक है। इनको हिंदी में भी हम लोग ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस छन्नियां बोलते हैं। इनको हिंदी में भी ग्लोमेरुलस छन्नी के नाम से जाना जाता है। तो हमारी किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के अंदर एक संरचना होती है छन्नी के जैसी, यानी कि पहले तो बोमन कैप्सूल होगा। बोमन कैप्सूल जो ये कैसी संरचना है, कप लाइक स्ट्रक्चर है बेटा। ये जैसे आप चाय पीते हो ना, कप होता है, तो ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कप के समान होता है। जैसे आप कप पीते हो, प्याला, प्याले नुमा संरचना है, कप लाइक होता है ये। तो आपकी किडनी के अंदर एक कप लाइक संरचना होती है, उसको कहते हैं बोमन कैप्सूल। अब इसी बोमन कैप्सूल में छन्नी नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्टर, ठीक है। और रीनल आर्टरी जो होती हैं, रीनल आर्टरी में आप लोग पढ़ोगे पीसीटी, अभी इनकी फुल फॉर्म बताऊंगी, और डीसीटी। तो ये हो, और तीसरा है लूप ऑफ हेनले, तीसरा है लूप ऑफ हेनले। आपको पेपर में आएगा कि जो हमारी किडनियां होती हैं इनमें जो हमारे व्रकाणु होते हैं, गुर्दे होते हैं, गुर्दों में जो रीनल ट्यूबुल होती है, होता है, व्रकाणु जो होते हैं इनके अंदर जो रीनल ट्यूबुल हैं ये कितने भागों में बटी हैं, तो रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट होता है पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले। अब आपको पूछे कि नेफ्रॉन के दो हिस्से हैं, बोमन कैप्सूल और रीनल ट्यूबुल। तो बोमन कैप्सूल के अंदर पढ़ोगे ग्लोमेरुलस फिल्टर और रीनल ट्यूबुल में पढ़ोगे ये तीन संरचनाएं। तो नेफ्रॉन के ये हिस्से हैं, आपको पेपर में पूछ सकता है। आ जाओ, अब मैं आपको एक एक करके नेफ्रॉन के बारे में बताती हूँ। तो प्यारे साथियों, नेफ्रॉन का डायग्राम भी आ सकता है पेपर में। ये है नेफ्रॉन, ये है नेफ्रॉन की पिक्चर जो मैं आपको अभी अभी बता रही थी। ऐसी लाखों संरचनाएं आपकी किडनी में है बेटा, ये एक नेफ्रॉन है ऐसा समझो। ऐसी लाखों संरचनाएं आपकी किडनी में है जो फिल्ट्रेशन कर रही हैं। अब देखो, मैंने कहा था कि नेफ्रॉन के दो हिस्से हैं, एक होता है बोमन्स कैप्सूल, अभी अभी आपने पढ़ा, और दूसरी होती है डीसीटी, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, ये सब। तो अभी मैंने नेफ्रॉन को आपको दो हिस्सों में तोड़कर बताया था कि एक हिस्सा जो होगा वो बोमन कैप्सूल का होगा और दूसरे हिस्से में आएंगी पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले, ठीक है। अब अगर आपको कभी भी पूछता है कि बोमन का जो कैप्सूल है ये कैसी संरचना है, तो बताया था कप के जैसी। देखो बेटा, ऐसा नहीं लग रहा जैसे एक कप हो, जैसे एक प्याला हो। तो जहां मैं रेड कलर घुमा रही हूं ये बोमन का कैप्सूल है, ये बोमन का कैप्सूल है प्यारे साथियों। अब इसी के अंदर पाए जाते हैं ग्लोमेरुलस फिल्टर, इसी में मिलती हैं ग्लोमेरुलस छन्नियां। देखो ये छन्नियां हैं बेटा, ये जो इसके अंदर मिल रही हैं, तो बोमन के कैप्सूल के अंदर ही हैं ग्लोमेरुलस छन्नियां। इन छन्नियों से खून छनकर आता है प्यारे साथियों, इन छन्नियों से ही खून छनकर आता है। तो इन छन्नियों से जुड़ी हुई होती हैं आपकी दो धमनियां, एक तो एफेरेंट और एक इफेरेंट। तो आपको ये भी पेपर में पूछा जाएगा, एक होती है प्यारे बच्चे एफेरेंट, इसको बोलते हैं अपवाही या अपोवाही, हिंदी में ये है अपोवाही धमनी। तो अपोवाही धमनी क्या कर रही है, अपोवाही धमनी जो होती है ये ग्लोमेरुलस फिल्टर से खून को दूर ले जाती है, खून को दूर ले जाती है, ठीक है। और ये क्या करती है एफेरेंट, इसको बोलते हैं अभिवाही, इसको कहा जाता है अभिवाही धमनी, हिंदी में अभिवाही धमनी। तो बड़े ध्यान से सुनना, आपका जो बोमन कैप्सूल है इसके अंदर पाई जाती हैं ग्लोमेरुलस छन्नियां, ग्लोमेरुलस छन्नियों में ही आता है खून। तो खून को लाने और ले जाने के लिए दो धमनियां यहाँ पर पाई जाती हैं, एक होती है अपोवाही धमनी, ये खून को ग्लोमेरुलस फिल्टर से दूर ले जाती है, ठीक है। अभी मैं पीछे इसको लिखवा दूंगी, और ये खून को ग्लोमेरुलस फिल्टर के अंदर ले जाती है। तो देखो, मान लो ये तुम्हारा शरीर से खून आ रहा है और खून इस तरीके से जा रहा है इसके अंदर, ठीक है, और ऐसे ऐसे अंदर गया खून, यहाँ छना खून, छनकर वही खून फिर ग्लोमेरुलस से दूर जाएगा दूसरे पार्ट के अंदर। यानी ये ग्लोमेरुलस छन्नियां, इनसे खून को दूर ले जाने का काम करती है एफेरेंट। तो आओ इसको भी समझो। आपको कभी भी पूछे
कि एफेरेंट इफेरेंट होता है एक, तो इफेरेंट एट्रियोल, इफेरेंट एट्रियोल इसको कहते हैं अपोवाही धमनी, अपोवाही धमनी। पेपर में क्वेश्चन आएगा अपोवाही धमनी क्या काम करती है, तो ये शुद्ध खून को क्या करती है, ये शुद्ध खून को, शुद्ध खून को, शुद्ध रुधिर को ग्लोमेरुलस छन्नी से दूर ले जाती है। ठीक है, ग्लोम्यूरुलस, ग्लोम्यूरुलस छन्नी से दूर ले जाती है, छन्नी से दूर ले जाती है। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है ये कि कौन सी वाहिनी है जो ग्लोमेरुलस छन्नी से खून को दूर ले जाती है। आप बताएंगे, आप बोलेंगे कि मैम ये होती है, साउंड नोज वर्किंग, साउंड तो आ रही है बेटा, आवाज तो पहुंच रही होगी, पूरी बैटरीज हैं। तो ग्लोमेरुलस छन्नी से खून को दूर ले जाती है ये अपोवाही धमनी। सीधा क्वेश्चन आएगा कि अपोवाही धमनी का काम क्या होता है, तो ये शुद्ध रुधिर को ग्लोमेरुलस छन्नी से दूर ले जाती है। समझ में आई बात? या शुद्ध मत लिखना क्योंकि शुद्ध शुद्ध करके नहीं आता, सीधा लिखना कि ये क्या करती है, रुधिर को ग्लोमेरुलस छन्नी से दूर ले जाती है। कीप अवे लिख लीजिएगा, टेक अवे, टेक अवे ब्लड, टेक अवे ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस, तो ये ग्लोमेरुलस से खून को दूर ले जाती है। दूसरी थी प्यारे बच्चे एफेरेंट, दूसरी थी एफेरेंट, ये इफेरेंट है, ये एफेरेंट है। इसको क्या कहते हैं, ये है एफेरेंट एट्रियोल। तो इसको किस नाम से जानते हैं हिंदी में, इसको कहा जाता है अभिवाही, अभिवाही धमनी, इसको कहते हैं अभिवाही धमनी। ये क्या करती है, ये अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है कहाँ, तो ये अशुद्ध रुधिर को या शरीर का रुधिर छन्नी तक ले जाती है, शरीर के रुधिर को, जो आपके शरीर के अंदर खून है पूरा का पूरा, उसको शरीर के रुधिर को ग्लोमेरुलस तक लेकर जाती है, ग्लोमेरुलस तक ले जाती है, ग्लोमेरुलस तक ले जाती है। तो ये तो ग्लोमेरुलस से दूर ले जा रही है खून को और ये ग्लोमेरुलस तक ले जा रही है खून को, तो दोनों के काम आपको पूछे जाते हैं। तो लिख सकते हो टेक ब्लड, टेक ब्लड टू ग्लोमेरुलस, तो ये ग्लोमेरुलस तक लेकर जाती है खून को और एक खून को ग्लोमेरुलस से दूर ले जाती है। तो कौन सी धमनी ग्लोमेरुलस से दूर ले जा रही है खून को और कौन सी धमनी ग्लोमेरुलस के अंदर ले जा रही है खून को, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये खून को अंदर ले जा रही है ग्लोमेरुलस में और ये खून को दूर ले जा रही है। आपको फोटो में भी अच्छे से दिख रहा है, फोटो में देखो, ये जो आपको चौड़ी सी दिख रही है ये वाइड होती है बेटा, ये चौड़ी होती है और ये पतली होती है इफेरेंट। तो ये जो आपको दिख रही है यहाँ पर चौड़ी सी नलिका जो है, ये आपके शरीर से खून को ले जा रही है ग्लोमेरुलस फिल्टर के अंदर। ठीक है, यहां से खून जाएगा, यहाँ खून छनेगा, अच्छा अच्छा जो खून है, यानी खून में जो गंदी चीजें हैं वो नीचे को आ जाती हैं और अच्छा अच्छा खून यहाँ रह जाता है और उस अच्छे खून को वापस आपके नेफ्रॉन में ले जाने का काम या ग्लोमेरुलस से बाहर ले जाने का काम कौन कर रही है, एफेरेंट कर रही है। बात समझ में आ गई? बताओ जल्दी से। ठीक है, ठीक है, आवाज हिचकिच कर रही है, अब आवाज में दिक्कत हो गई भैया। ठीक, अब चलें आगे। चलो, तो अब आप लोगों को यहां से बोमन कैप्सूल के बारे में आपने पढ़ लिया। अब जब यहाँ पर होता क्या है, देखो जब आप चाय छानते हो छन्नी में, होता क्या है कि चाय तो कप में चली जाती है और जो छन्नी के अंदर चाय की पत्ती अदरक है वो छन्नी के ऊपर रह जाती है। लेकिन हमारे अंदर उल्टा होता है, हमारी किडनी में उल्टा होता है। हमारी किडनी में क्या होता है कि जो शुद्ध रुधिर है वो तो ऊपर रह जाएगा और जो अशुद्धियां हैं वो छनकर नीचे आ जाती हैं। तो ऐसा मानो कि ये छन्नियां हैं बेटा, बहुत सारी ये छन्नियां हैं। ठीक है, ये छन्नियां हैं और ये बोमन का कैप्सूल है। तो जब इस छन्नी के अंदर खून आता है, ऐसे इसमें खून आया, तो खून जब छनेगा तो जो अशुद्धियां हैं वो नीचे आ जाएंगी, अशुद्धियां नीचे गिर जाती हैं। तो खून में जितनी भी टॉक्सिन है, अशुद्धियां, वो नीचे गिर जाती हैं। ठीक है, और जो अच्छा खून है वो ऊपर रह जाता है
और यही अच्छा खून वापस आपके शरीर में भेज दिया जाता है। यही अच्छा खून वापस आपके शरीर में भेज दिया जाता है। तो अब जब बोमन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस छन्नियां खून को छान रही हैं, तो यहाँ पर कुछ अच्छी चीजें भी छनकर आ गई। दिक्कत ये हुई कि प्यारे साथियों, ये जो आपको मैं बना रही हूँ ब्लू कलर से एक लंबी सी नलिका, इसको कहते हैं पीसीटी। ये पीसीटी है प्यारे साथियों, तुम्हें दिख रही है, देखो ये रही पीसीटी। ठीक है, अब इस पीसीटी में क्या दिक्कत हुई कि जब खून छन रहा था और खून की जो अशुद्धियां थी वो यहां आकर गिर गई, तो कुछ ऐसी चीजें भी छनकर आ जाती हैं जो आपके लिए जरूरी हैं, जैसे ग्लूकोज। बेटा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए इन छन्नियों से पार होकर वो नीचे आ जाते हैं। ठीक है, इन छन्नियों को पार कर कर वो नीचे आ जाते हैं, तो पीसीटी में ग्लूकोज भी आ जाता है बेटा। अब ये ग्लूकोज तो तुम्हारे लिए जरूरी है इस ग्लूकोज को तो तुम्हें क्या करना है, अपने शरीर में पहुंचाना है। तो ये ग्लूकोज वापस से रीएब्जॉर्ब होता है, तो ये जो पीसीटी होती है ये ग्लूकोज को रीएब्जॉर्ब कर लेती है। तो चलिए आइए बात करते हैं पीसीटी के बारे में। देखो इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। तो हेडिंग डालो पीसीटी, प्यारे साथी हेडिंग डालो पीसीटी। पीसीटी का क्या काम होता है, इसकी फुल फॉर्म ऊपर लिखी हुई थी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, यानी समीपस्थ नलिका। इसको कहा जाता है समीपस्थ नलिका। समीपस्थ नलिका है, यानी कि ये किसके पास है, ये जो बोमन का कैप्सूल है उसके एकदम पास है बेटा। देखो बोमन के कैप्सूल के एकदम करीब है ये बोमन का कैप्सूल है और उसके पास है पीसीटी, तो इसीलिए इसको कहते हैं समीपस्थ नलिका। और ये वाली जो नलिका आपको दिख रही है ये है डीसीटी, तो बोमन कैप्सूल से दूर है, इसीलिए इसको कहते हैं डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, यानी दूरस्थ नलिका। तो जो समीपस्थ नलिका है इसका काम क्या है, तो इसमें होता है प्यारे बच्चे पुनः अवशोषण। यहाँ पर होता है पुनः अवशोषण, और किसका पुनः अवशोषण होता है आप लोग बताएंगे, यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होता है, रीएब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है। अब किसका रीएब्जॉर्प्शन होता है यहाँ, तो बताओगे ग्लूकोज और अमाइनो एसिड का। ग्लूकोज और अमाइनो एसिड, यानी कि जब खून छन रहा था तो खून के अंदर अशुद्धियां नीचे आ गई, अशुद्धियों के साथ ही ग्लूकोज और अमीनो एसिड भी आ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बारीक है, बहुत छोटे तत्व होते हैं, तो छन कर आ गए। अब इनको तो शरीर से बाहर नहीं निकालना, तो इनको वापस से जो आपकी पीसीटी होती है ये रीएब्जॉर्ब कर लेती है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि किडनी की निस्पंदन प्रक्रिया में ग्लूकोज और अमीनो एसिड का पुनः अवशोषण कहाँ होता है, तो आप लोग बताओगे कि अमीनो अम्ल और जो ग्लूकोज है इनका पुनः अवशोषण करती है पीसीटी। बात समझ में आ गई, इनका अवशोषण करेगी भाई पीसीटी। अब दूसरे नंबर पर जो पेपर में आ सकती है वो है डीसीटी। डीसीटी को कहा जाता है डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ठीक है, इसको कहते हैं डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, यानी इसका काम क्या होता है, इसको बोलते हैं हम दूरस्थ नलिका। ये है दूरस्थ नलिका, ये दूर होती है बोमन कैप्सूल से, इसीलिए इसको कहते हैं दूरस्थ नलिका। और ये क्या काम करती है, ये मूत्र को, प्यारे बच्चे किडनी क्या कर रही है, आपके जो अच्छा खून था वो तो छनकर चला गया आपकी बॉडी में, अब तो खून में जो एक्स्ट्रा टॉक्सिक थे, एक्स्ट्रा यूरिया था, पानी था, वो सब छनकर नीचे आ गया, मूत्र बना। मूत्र भी तो बनाती है किडनी, तो खून को छनकर ही मूत्र बनाती है किडनी। तो जो मूत्र बना उस मूत्र को कहाँ डालती है, मूत्र को संग्राहक नलिका तक पहुंचाती है, मूत्र को संग्राहक नलिका तक पहुंचाने का काम करती है, नलिका तक पहुंचाना। तो इसका काम होता है मूत्र को संग्राहक नलिका तक पहुंचाना। तो ये क्या करती है, ट्रांसफर यूरिन, जो मूत्र बना आपका, ट्रांसफर यूरिन टू कलेक्टिव डक्ट, तो ये कलेक्टिव डक्ट तक पहुंचाती है मूत्र को। तो ट्रांसफर यूरिन टू कलेक्टिव डक्ट, तो जो आपका कलेक्टिव डक्ट है जहां पर मूत्र कलेक्ट हो रहा है वहां तक पहुंचाने का काम डीसीटी करती है। तो बस इनके काम आते हैं पेपर में, देखो पीसीटी का काम पढ़ लिया, यहाँ पर अब एब्जॉर्प्शन होगा ग्लूकोज का और अमीनो एसिड का। अब ऐसे ऐसे करके आया नीचे को पानी जो था,
ऐसे ऐसे करके जो टॉक्सिन थे वो नीचे को आ गए, एक्स्ट्रा पानी भी है, तुम्हें दिख रहा है पानी है ब्लू कलर का, ये ऐसे ऐसे यहाँ पहुंचा। अब ये है कलेक्टिव डक्ट, ये है कलेक्टिव डक्ट, ये है प्यारे बच्चे संग्रहित नलिका। तो ये डीसीटी क्या करती है, इस पानी को कलेक्टिव डक्ट में ले जाकर गिरा देती है। तो कलेक्टिव डक्ट का काम होता है मूत्र को, इसका डीसीटी का काम होता है मूत्र को कलेक्टिव डक्ट तक पहुंचाना। ठीक है बेटा, कलेक्टिव डक्ट तक पहुंचाना। साउंड में बहुत ज्यादा दिक्कत कैसे आई? अब बताओ, अब भी साउंड में दिक्कत आ रही है? अभी भी साउंड में दिक्कत आ रही है क्या? तो मूत्र को कलेक्टिव डक्ट तक पहुंचाने का काम करती है ये डीसीटी। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब बीच में आप लोगों को लूप ऑफ हैनले भी मिलते हैं बेटा, लूप ऑफ हैनले। ये क्या करते हैं? तो आओ थोड़ी सी बात करते हैं लूप ऑफ हैनले के बारे में। तो प्यारे साथी, लूप ऑफ हैनले, हैनले साइंटिस्ट का नाम है, लूप ऑफ हैनले। तो हैनले के गुच्छे बोलते हैं इनको, हैनले के लूप भी बोल देते हैं, हैनले के लूप। तो ये किस में पाए जाते हैं? पेपर में क्वेश्चन आता है। तो हैनले के लूप आपकी किडनी से संबंधित है, नेफ्रॉन में होते हैं। इसके अंदर दो तरीके की नलिकाएं होती हैं, एक होती है असेंडिंग लाइम, असेंडिंग लाइम, ठीक है, एक होती है असेंडिंग लाइम, यानी इसको बोलते हैं अभिवृहत, अभिवृहत नलिका, ठीक है, अभिवृहत नलिका। और एक होती है डिसेंडिंग लाइम, एक होती है डिसेंडिंग लाइम, ठीक है, एक होती है डिसेंडिंग लाइम। ठीक है बेटा, तो आपको पेपर में पूछ सकता है ये, इसको बोलते हैं अपोवृहत नलिका, अपोवृहत नलिका। ठीक है, तो देखो आपको पेपर में आएगा कि जो लूप ऑफ हैनले हैं ये किससे संबंधित हैं? आप कहोगे किडनी से। तो लूप ऑफ हैनले कौन कौन सी संरचनाओं से बने हैं? लूप ऑफ हैनले में आती हैं दो संरचनाएं, असेंडिंग लाइम आती है, डिसेंडिंग लाइम आती है। मैम असेंडिंग लाइम जो होती है ये कहाँ है? तो देखो असेंडिंग लाइम जो होती है, आप देखोगे ये जो यहाँ से हिस्सा ऐसे ऊपर को गया, ये वाला, तो ऐसे करके ये वाला हिस्सा जो ऊपर को जा रहा है इसको कहते हो असेंडिंग लाइम, जो ऊपर को जा रही है असेंडिंग, और ये जो पूरा हिस्सा नीचे को आ रहा है इसको कहते हैं डिसेंडिंग लाइम। तो एक हिस्सा ऊपर गया, एक हिस्सा नीचे आया, तो ये होती है असेंडिंग और डिसेंडिंग लाइम। तो इन दोनों को मिलाकर ही लूप ऑफ हैनले कहते हैं। तो बस आपको इतना पूछेगा पेपर के अंदर। तो किडनी से इतनी चीजें हैं जो आप लोगों को याद करनी है। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज और देने वाली हूँ, बताने वाली हूँ आपको पेपर में, इससे और क्वेश्चन आता है बेटा। ये आपकी संरचना है, ठीक है, ये आपकी किडनी की संरचना है। तो ये दोनों आपकी किडनी है, ये आपकी धमनी है, ये आपकी वो ये धमनी है, ये शिरा है, नीली वाली शिरा है। और यहाँ पर जब मूत्र फिल्टर हो गया तो मूत्र इस तरीके से आ गया यहाँ पर, और बेटा ये कलेक्टिव डक्ट जो होती है इससे यहाँ से ये कलेक्टिव, ये यूरेटर है, यूरेटर जिसको आप लोग क्या बोलते हो, ये है मूत्र नलिका। ठीक है, मूत्र नलिका इसको कहा जाता है, यूरेटर है ये मूत्र नलिका। इसी नलिका के द्वारा मूत्र आता है आपके कहाँ पर, ये है मूत्र नलिका, इसी के द्वारा मूत्र आता है यूरेनरी ब्लैडर के अंदर। ये है तुम्हारा यूरेनरी ब्लैडर जिसको बोलते हैं मूत्राशय, ये है तुम लोगों का मूत्राशय, यूरेनरी ब्लैडर। तो मूत्र किडनी के अंदर फिल्टर होकर ऐसे ऐसे ट्यूब के द्वारा यहाँ भर जाता है आकर, दोनों किडनियों से मूत्र भर जाएगा यहाँ। अब इसमें भरा रहता है तुम्हारा मूत्र। तो ये जो तुम्हारा यूरेनरी ब्लैडर है ना, ये जो यूरेनरी ब्लैडर होता है इसके बारे में क्वेश्चन आएगा कि जो लड़कियां होती हैं उनका जो मूत्राशय है वो कितना मूत्र कलेक्ट कर सकता है, और लड़कों का जो मूत्राशय है वो कितना कितना मूत्र कलेक्ट कर सकता है। तो अगर लड़कों की बात करते हैं तो लड़कों के अंदर, बॉयज के अंदर जो यूरिनरी ब्लैडर है लगभग 700 ml मूत्र कलेक्ट कर सकता है। और अगर लड़की की बात करते हैं तो लड़कियों के अंदर, गर्ल्स के अंदर जो ये यूरिनरी ब्लैडर होता है ये केवल 500 ml मूत्र ही कलेक्ट कर सकता है। तो लड़कों में मूत्र को कलेक्ट करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है और लड़कियों में कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मूत्र का संग्रह होता है बेटा, यहाँ पर मूत्राशय में होता है मूत्र का संग्रह, यहीं पर कलेक्ट होता है तुम्हारा यूरिन।
अब यूरिन जो कलेक्ट करने की कैपेसिटी है लड़कों में ज़्यादा है, लड़कियों में कम, और यही वो हिस्सा है जहाँ पर पथरी हो जाती है। कई बार सुना है कि ब्लैडर में पथरी हो गई है, तो यही वो हिस्सा है जहाँ पथरी हो जाती है। अब ये मूत्र त्यागने की जब आपको इच्छा होती है तो यूरेथ्रा के द्वारा मूत्र लड़कों के शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो मैंने कहा था ना, यूरेथ्रा जो होता है लड़कों के अंदर, यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा जो होता है इसी से मूत्र आता है बाहर। तो इस यूरेथ्रा की भी लंबाई पूछी जाती है। तो लड़कों के अंदर जो यूरेथ्रा होता है, लड़कों के अंदर जो यूरेथ्रा होता है इसकी लंबाई कितनी होती है? तो बॉयज में यूरेथ्रा ज़्यादा लंबा होता है, लगभग आप लोग बताओगे कि 7 से 8 इंचेस। ठीक है, 7 से 8 इंचेस का होता है यूरेथ्रा की लंबाई। जबकि लड़कियों में अगर हम लोग बात करते हैं, जबकि लड़की गर्ल्स में अगर बात करते हैं यूरेथ्रा की, तो ये लगभग 1.5 इंचेस का ही होता है। तो लड़कों में यूरेथ्रा की लंबाई ज़्यादा होती है और लड़कियों में यूरेथ्रा की लंबाई कम होती है। ये भी आपको पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप इंचेस में बात करोगे तो ये लगभग, मतलब सेंटीमीटर में बात करोगे तो लगभग 20 सेंटीमीटर, और लड़कियों में अगर आप लोगों ने बात करी तो 2 से 3 सेंटीमीटर आप इसको मान सकते हो। ठीक है, तो लड़कियों में अगर सेंटीमीटर है तो 3 से 4 सेंटीमीटर आप मान सकते हो। तो इंचेस में भी लिखवा दी मैंने, सेंटीमीटर में भी लिखवा दी, दोनों की वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ऐसे करके भी चीजें आपको पेपर में पूछी जाएंगी। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। तो आगे आप लोगों को पूछेगा कि जो हमारी किडनियां होती हैं, जब हमारी किडनियां खराब हो जाती हैं तो गुर्दों की जांच कराने के लिए कौन सा टेस्ट हम लोग कराते हैं? तो जब हमारी किडनियां खराब हो जाती हैं तो गुर्दों की जांच कराने के लिए हम लोग जो टेस्ट कराते हैं उस टेस्ट का नाम भी आपको पेपर में पूछा जा सकता है। तो गुर्दों की जांच कराने के लिए जो टेस्ट हम लोग कराते हैं, गुर्दों की जांच के लिए जो टेस्ट कराते हैं, गुर्दों की जांच, तो टेस्ट जब हम कराते हैं, टेस्ट फॉर किडनीज, टेस्ट फॉर किडनी, तो हमारी किडनी के लिए जो हम टेस्ट कराते हैं वो कौन सा होता है? वो होता है GFR। तो GFR एक टेस्ट होता है जिसको हम अपनी किडनी की क्रियाविधि की जांच के लिए कराते हैं। तो GFR क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है ग्लोम्युरुलस, ग्लोम्युरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, ग्लोम्युरुलस फिल्ट्रेशन रेट। तो आपकी किडनी का ग्लोम्युरुलस फिल्ट्रेशन रेट कितना है ये आपको पूछा जाता है पेपर में। तो हमारी किडनी जो होती हैं ये लगभग कितना होता है हमारी किडनी का GFR? तो आप लोग बताओगे जो हमारी किडनी है इनका जो GFR होता है वो 180 लीटर पर डे होता है, 180 लीटर पर डे। एक दिन में तुम्हारी किडनियां 180 लीटर जो पानी है, मूत्र है, उसका फिल्ट्रेशन कर देती हैं। तो एक दिन में आपको पूछे तो आप बताना 180 लीटर। और प्यारे बच्चे प्रति मिनट पूछे तो 120 ml प्रति मिनट होता है। तो प्रति मिनट में तुम्हारी किडनियां 120 ml जो खून मूत्र है उसका फिल्ट्रेशन करती हैं, और पूरे दिन में बात करें तो लगभग 180 लीटर। तो ये तुम्हारी किडनी का GFR होता है, ये भी पूछा जाता है। और जब गुर्दे खराब हो जाते हैं, ठीक है, गुर्दों की खराबी पर, जब गुर्दे हमारे खराब हो जाते हैं तो खराब होने पर, गुर्दे की खराबी होने पर, ठीक है, तो कौन सी वो की जाती है? फिर डायलिसिस किया जाता है। फिर हम क्या करते हैं? अपोहन की प्रक्रिया करते हैं, अपोहन प्रक्रिया की जाती है, अपोहन प्रक्रिया की जाती है। अपोहन की प्रक्रिया को हम डायलिसिस कहते हैं बेटा। क्या किया जाता है? डायलिसिस। तो डायलिसिस प्रोसेस किया जाता है जब हमारी किडनियां खराब हो जाती हैं। तो ये भी आपको पूछा जाता है। ठीक है, नॉट फंक्शनिंग ऑफ किडनी, जब आपकी किडनी फंक्शन नहीं करती हैं तो आपका जो खून है उसको आर्टिफिशियल तरीके से शुद्ध किया जाता है मशीन के जरिए। आपके शरीर से ब्लड बाहर जाएगा, मशीन में फिल्टर होकर आएगा, फिर आपके शरीर में जाएगा। ऐसे मशीन में से फिल्टर होकर आपके शरीर में खून जाएगा। तो ये होता है अपोहन यानी डायलिसिस। तो किडनी खराब हो जाती है तो इसी को हम डायलिसिस कहते हैं। ठीक है,
अब लास्ट में मैं आपको दिखाने वाली हूँ विभिन्न जंतुओं के एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होते हैं। भाई विभिन्न अंगों के एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपको पूछ लेता है पेपर में। तो जैसे पूछ ले फीताकृमि जो होते हैं, फीताकृमि इनके उत्सर्जी अंग क्या होते हैं, तो ज्वाला कोशिका। फीताकृमि किस वर्ग में आते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज में। मैंने आपको लिखवाया भी था कि इसमें पाई जाती है ज्वाला कोशिका। आपको पूछ ले स्पंज, तो स्पंजों के अंदर पाया जाता है जल नाल तंत्र, वाटर कैनाल सिस्टम होता है इनके शरीर में, जिससे इनके शरीर में पानी जाता है, फिल्टर होता है, वापस आता है बाहर। हाइड्रा के अंदर, हाइड्रा में अपशिष्ट पदार्थों को निकालने के लिए आंतर गुहा पाई जाती है, इंटरनल कैविटी पाई जाती है, ठीक है। एनेलिडा में, कैंचुआ वगैरह, इनमें नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। कैंचुए में क्या होते हैं भाई, नेफ्रीडिया पाए जाते हैं, ठीक है। मैंने कहा ना लाइट नहीं है प्यारे साथी, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड में चल रही हूँ क्योंकि लास्ट क्लास है आज और आपका ये टॉपिक रह ना जाए। अब समझो कंप्लीट ही हो गया है, बस ये और देख लो। कीटों में होती है मैलपिगी नलिकाएं, और प्रॉन जो झींगा होता है, झींगा मछली मतलब ऑर्थ्रोपोडा में आता है, इसमें पाई जाती है हरित कोशिकाएं। अमीबा में अंग प्लाज्मा कला पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है उत्सर्जन। और मकड़ी में कॉक्सल ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो ये भी आपको पेपर में पूछा जाता है कि किस अंग, किस जीव के अंदर कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जो उत्सर्जन का काम करता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम तो मैंने आपको कराया था भाई, रेस्पिरेशन तो मैंने आपको करा दिया था बेटा। चलो तो अब हम लोग बात करेंगे, आपका आंख वाला टॉपिक रह गया है, नर्वस सिस्टम मैंने आपको डलवा दिया है। अब जो भी आपके आंख बची है और जैसे नर्वस सिस्टम जो है, इनका मैं आपको प्रैक्टिस सेट जब कराऊंगी ना, तो प्रैक्टिस सेट में ही इनसे संबंधित क्वेश्चन लाऊंगी आपके लिए। तो उससे बाहर इनसे क्वेश्चन जाने वाले नहीं है, क्योंकि इनसे गिने चुने मेथड के क्वेश्चन है जो आते हैं, वही 4-5 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं प्रैक्टिस सेट में लगभग तुम्हें 30 क्वेश्चन कराऊंगी इस अकेले टॉपिक से, आंख से और नर्वस सिस्टम से। तो ये टॉपिक जो आपको मैंने, आंख भी मैं रिकॉर्डेड डलवा दूंगी, तो ये टॉपिक आपके फिर प्रैक्टिस सेट से पूरे हो जाएंगे। और प्रैक्टिस सेट अभी आपका 3-4 दिन बाद ही शेड्यूल होगा, ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट मंडे से हो। तो आप बेफिक्र रहे, अब आपके प्रैक्टिस सेट मैं शुरू करवाऊंगी। तो जो भी आपकी चीज़ें बचती हैं आप प्रैक्टिस सेशन से ज़रूर जुड़ें और वहाँ से उन चीज़ों को कवरअप करें। उसमें मैं आपको पिछले वर्षों के क्वेश्चन भी लाऊंगी और जो आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं वो भी लाऊंगी, ठीक है प्यारे बच्चे। हाँ, अब आपका सिलेबस कंप्लीट है बायोलॉजी का, जो भी आपको पेपर में आएगा वो कंप्लीट है। बाकी 1-1, 2-2 क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाते हैं, तो उनको हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट से, प्रैक्टिस के द्वारा, ठीक है। तो जो आपके वो टॉपिक जो आप डिमांड कर रहे हो, ये टॉपिक आपके सिलेबस में इंक्लूड इसलिए नहीं है क्योंकि 1-2 क्वेश्चन कभी कभार किसी सेट में पूछ लिया जाता है, तो इनको हम प्रैक्टिस सेशन के द्वारा कराएंगे आप लोगों को शुरू। अब तक आपका जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। इतने सिलेबस को अच्छे से कर लीजिएगा और प्रैक्टिस सेशन से जुड़ना मत भूलिएगा। जब भी प्रैक्टिस सेट आएंगे तो आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है प्यारे साथियों। तो अभी प्रैक्टिस सेट के बारे में टाइम शेड्यूल नहीं है, तो ऐसा मानकर चलो कि हो सकता है नेक्स्ट मंडे से आपके प्रैक्टिस सेट शुरू हो। तो जब भी टाइमिंग जो भी होगी वो आपको बता दी जाएगी, शायद 2 बजे होगा, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है, तो वो आपको मैं आपके टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी जो भी टाइम वगैरह होगा। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अपनी सारी चीज़ों को आप तैयार करते रहें। और यूपी पुलिस का भी एग्ज़ाम है अगस्त लास्ट में, तो अगर आपने यूपी पुलिस का भी फॉर्म भरा है उसकी भी प्रिपरेशन आप करते रहें, ठीक है बेटा। चलो हाँ जी, आज आखिरी क्लास है, आज आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। और जो 1-2 टॉपिक रहते हैं, देखो मैं बार बार बता रही हूँ, कई बच्चे टेलीग्राम में मैसेज कर कर परेशान करते हैं। बेटा मैंने बताया ना, जो आपके टॉपिक रहे हैं ना, वो ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कभी कभार 5-6 सालों में एक बार एक क्वेश्चन आ गया, तो उनको हम प्रैक्टिस सेशन से कंप्लीट कर कर चलेंगे, ठीक है बेटा। तो आंख से भी क्वेश्चन आते हैं 2-3 तरीके के, बस पूरी क्लास में उसमें पढ़ाने जैसा वाला कुछ भी नहीं है, तो वो आप लोगों को मैं प्रैक्टिस सेशन के जरिए ही करवा दूंगी। पूरा एक प्रैक्टिस सेट आंख का ले लूंगी, पूरा एक प्रैक्टिस सेट नर्वस सिस्टम का ले लूंगी, तो ये सारी चीज़ें आपकी फिर हो जाएंगी, ठीक है। तो धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, ठीक है सभी प्यारे साथी।